नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जेई 2025 को टारगेट करते हुए हाईवे इंजीनियरिंग अपन पढ़ रहे थे, जिसमें अपने 4 चैप्टर्स हो चुके हैं। अब अगला चैप्टर अपन देखेंगे पेवमेंट डिज़ाइन। ठीक है। चैप्टर 5 पेवमेंट डिज़ाइन। पेवमेंट डिज़ाइन में सबसे पहले देखते हैं कि पेवमेंट कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ पेवमेंट। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ पेमेंट में देखें तो सबसे पहले फ्लेक्सिबल पेमेंट। जनरली 4 तरह से पेमेंट को डिफाइन किया गया है। 4 टाइप्स दिए गए हैं कि फ्लेक्सिबल पेमेंट, रिजिड पेमेंट, सेमी फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड सेमी रिजिड पेमेंट। सबसे पहले देखते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या होता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट ये दिया गया है IS 37 में 2012। फ्लेक्सिबल पेमेंट की में फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ होती है, बहुत कम होती है कि नेग्लिजिबल होती है। ठीक है। और ये जो लोड को ट्रांसफ़र करता है वो ग्रेन टू ग्रेन करता है ना। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट है लो और नेग्लिजिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ एंड इट ट्रांसमिट्स लोड टू द सबग्रेड थ्रू ग्रेन टू ग्रेन, ये ध्यान रखना है। इट ट्रांसफर लोड टू द सबग्रेड थ्रू ग्रेन टू ग्रेन। ठीक है। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट का एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा। बिटुमिनस कंक्रीट, ग्रैनुलर मटेरियल्स विथ और विथआउट बिटुमिनस बाइंडर, वाटर बाउंड मैकेडम सॉइल एग्रीगेट मिक्सेस। ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट के। फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिज़ाइन किया जाता है बाय यूजिंग एम्पेरिकल चार्ट और इक्वेशन। ठीक है। फ्लेक्सिबल पेमेंट्स आर कॉमनली डिजाइंड बाय यूजिंग एम्पेरिकल चार्ट और इक्वेशन। इट ऑल्सो यूज सेमी एम्पेरिकल एंड थ्योरेटिकल मेथड। एंड इसको डिज़ाइन करने के लिए सेमी एम्पेरिकल और थ्योरेटिकल मेथड का भी यूज़ किया जा सकता है। पर इन जनरल जो फ्लेक्सिबल मेथड का यूज़ किया जाता है, एम्पेरिकल चार्ट और इक्वेशन को यूज़ करके फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं लेयर ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो 5 लेयर होती है। सॉइल सबग्रेड, सब बेस कोर्स, बाइंडर कोर्स बाइंडर कोर्स एंड सरफेस कोर्स। ठीक है। तो ये नीचे से ऊपर आ रहा है, मतलब कि सबसे नीचे होगा सॉइल सबग्रेड, फिर सब बेस कोर्स होगा लेयर बाय लेयर, फिर होगा बेस कोर्स, फिर यहाँ पे बाइंडर कोर्स, फिर सबसे टॉप पे आ जाएगा सरफेस कोर्स। ठीक है। तो लेयर फ्लेक्सिबल पेमेंट में 5 लेयर्स होती हैं। ये जैसे देखिए, सबग्रेड सबसे नीचे 150 से 300 mm तक होती है। फिर सब बेस कोर्स 100 से 300 mm, फिर बेस कोर्स 100 से 300 mm, बाइंडर कोर्स होगी 50 से 100 mm और 25 से 50 mm सरफेस कोर्स। 5 लेयर होती हैं। ठीक है। फोर्थ एंड ये फिफ्थ, ये हो गया लेयर ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। अब बात करते हैं रिजिड पेमेंट की। रिजिड पेमेंट के बारे में बात की गई है IS 58 2012 में। ठीक है। रिजिड पेमेंट को डिज़ाइन किया जाता है बाय यूजिंग इलास्टिक थ्योरी। इलास्टिक थ्योरी का यूज़ करके रिजिड पेमेंट को डिज़ाइन किया जाता है। इसमें एज्यूम किया जाता है कि इसमें पेमेंट को एज एन इलास्टिक रेस्ट एज्यूम किया जाता है कि एक पेमेंट एक फाउंडेशन पे रेस्ट रेस्ट किया गया, मतलब एक फाउंडेशन पे पेमेंट को रख दिया गया है, एज्यूम किया जाता है। रिजिड पेमेंट आर डिजाइंड यूजिंग इलास्टिक थ्योरी बाय एज्यूमिंग पेमेंट एज एन इलास्टिक रेस्टिंग ओवर एन इलास्टिक और विस्कस फाउंडेशन। ठीक है। एक फाउंडेशन पे रखा हुआ है। रिजिड पेमेंट के पास फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ होती है और फ्लेक्सिबल रिजिडिटी होती है। जैसा कि अपन ने फ्लेक्सिबल पेमेंट में देखा कि फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ ना के बराबर होती है, या कि नहीं होती है, या कि बहुत नेग्लिजिबल होती है। पर रिजिड पेमेंट के पास फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबल रिजिडिटी होती है। ठीक है। लोड ट्रांसफर फ्लेक्सिबल पेमेंट में ग्रेन टू ग्रेन होता था, इसमें लोड ट्रांसफर स्लैब एक्शन से होगा, मतलब लेयर टू लेयर। इसमें लोड ट्रांसफर कैसा होगा, लेयर टू लेयर, ये ध्यान रखना है। ठीक है। रिजिड पेमेंट का यूज़ किया जाता है हैवियर लोड्स के लिए। दे आर यूज्ड फॉर हैवियर लोड्स एंड कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओवर पुअर सबग्रेड। पुअर सबग्रेड में भी कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, जैसे कि ब्लैक कॉटन या कि प्लास्टिक सॉइल, पेट सॉइल, ऐसी जगह भी रिजिड पेमेंट का कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। द रिजिड पेमेंट आर यूज्ड फॉर हैवियर लोड्स एंड कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओवर पुअर सबग्रेड सच एज ब्लैक कॉटन सॉइल और प्लास्टिक सॉइल, पिट सॉइल एक्सेट्रा। अब रिजिड पेमेंट के लेयर देख लेते हैं, क्या क्या लेयर होते हैं। तो इसमें 3 ही लेयर होते हैं रिजिड पेमेंट के।
सॉइल्स अपग्रेड, बेस कोर्स एंड सीमेंट कंक्रीट की स्लैब। ठीक है, तीन तरह की लेयर होंगी। ओके, रिजिड पेमेंट में ये सीमेंट कंक्रीट का स्लैब ऊपर रखा है। सब ग्रेड होगा, सब बेस कोर्स, और बेस कोर्स अगर नीडेड है तो अपन लगा सकते हैं, बाकी ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। सब बेस कोर्स अगर नीडेड है तो अपन प्रोवाइड कर सकते हैं, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। बेस कोर्स सिर्फ हो जाएगा सब सॉइल अपग्रेड, बेस कोर्स एंड सीमेंट कंक्रीट स्लैब। ठीक है, एयर अगर सब बेस कोर्स ज़रूरत पड़ती है तो अपन प्रोवाइड कर देंगे। अब देखते हैं सेमी फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या होता है। ये एक नई पेमेंट टेक्नोलॉजी है। इट कंसिस्ट ऑफ ओपन ग्रेडेड asphalt कंक्रीट with a high air void content filled by injecting special grouting material। ये एक नई पेमेंट टेक्नोलॉजी है। इट इज़ अ न्यू पेमेंट टेक्नोलॉजी जिसमें ओपन ग्रेडेड asphalt कंक्रीट को, जिसमें हाई एयर वॉइड कंटेंट होता है, इंजेक्ट इंजेक्ट किया जाता है। उसमें ग्राउटिंग मटेरियल को इंजेक्ट किया जाता है, स्पेशल ग्राउटिंग मटेरियल को। ठीक है, so it is a new pavement technology consisting of open graded asphalt concrete with high air void content filled by injecting special grouting material। अब देखते हैं सेमी रिजिड पेमेंट क्या होता है। when bonded material like pozzolanic concrete, lean cement concrete or soil cement are used, then pavement layer has considerably high flexural strength than common flexible pavement layer। ठीक है, such pavement are called semi rigid pavement। जब बॉन्डेड मटेरियल जैसे पोजोलैनिक कंक्रीट, लीन सीमेंट कंक्रीट या कि सॉइल सीमेंट को यूज़ किया जाता है, तब जो पेमेंट लेयर होता है उसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो कॉमन फ्लेक्सिबल पेमेंट लेयर होती है उससे ज़्यादा होती है। ठीक है, तब उस पेमेंट को बोलेंगे सेमी रिजिड पेमेंट। मतलब फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो है वो कॉमन जो फ्लेक्सिबल पेमेंट लेयर है उससे ज़्यादा होती है, लेकिन जो रिजिड पेमेंट है उससे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कम होती है। तो मतलब ये बीच में आ जाता है किसके, फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट के बीच में जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है उसको बोल देंगे सेमी रिजिड पेमेंट। ठीक है, अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या है, इसमें इसमें टेम्परेचर का स्ट्रेस बहुत कम होता है, लेस टेम्परेचर स्ट्रेस। और रिजिड पेमेंट में टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है और फ्रिक्शनल स्ट्रेस का भी इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट में नाइट विजिबिलिटी बहुत कम होती है, लेस नाइट विजिबिलिटी। और रिजिड पेमेंट में नाइट विजिबिलिटी अच्छी रहती है। ठीक है, स्टेज कंस्ट्रक्शन के लिए फ्लेक्सिबल पेमेंट लेस सुटेबल फॉर स्टेज कंस्ट्रक्शन एंड रिजिड पेमेंट इज मोर सुटेबल फॉर स्टेज कंस्ट्रक्शन। डिफॉर्मेशन जो टॉप लेयर पे होता है वो अंदर वाले लेयर्स में भी ट्रांसफ़र हो जाता है रिजिड पेमेंट में, अरे सॉरी फ्लेक्सिबल पेमेंट में। जबकि रिजिड पेमेंट में जो डिफॉर्मेशन होता है टॉप लेयर में वो सिर्फ टॉप लेयर में ही रहता है, नीचे वाले लेयर्स में ट्रांसफ़र नहीं होता। इसमें इनिशियल कॉस्ट तो लो है लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इनिशियल कॉस्ट लो होती है। इसमें इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है। ठीक है, जॉइंट्स नहीं रहते फ्लेक्सिबल पेमेंट में, और रिजिड पेमेंट में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं। फ्लेक्सिबल पेमेंट की बहुत ही कम या कि नेग्लेजिबल फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है जैसे अपन देखा, और रिजिड पेमेंट की हाई फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है। फ्लेक्सिबल पेमेंट को कम डिज़ाइन किया जाता है बाय यूजिंग एम्पेरिकल इक्वेशन, और रिजिड पेमेंट को डिज़ाइन किया जाता है बाय यूजिंग इलास्टिक थ्योरी। ठीक है, तो ये था फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट। ठीक है, अब कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं, ये भी अपन देख लेते हैं। द टाइप ऑफ लेयर इन फ्लेक्सिबल पेमेंट दैट फुलफिल द क्राइटेरिया सच एज स्ट्रेंथ, फिल्टर एंड ड्रेनेज रिक्वायरमेंट, उसको बोलते हैं ग्रैन्यूल्स सब बेस लेयर। वो लेयर फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो स्ट्रेंथ, फिल्टर और ड्रेनेज की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करती है फ्लेक्सिबल पेमेंट में, उस लेयर को बोलते हैं ग्रैन्यूल सब बेस लेयर। सब बेस लेयर जो होती है फ्लेक्सिबल पेमेंट में वो स्ट्रेंथ, फिल्टर और ड्रेनेज की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। ठीक है, और ये दो चीज़ें हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन और फ्लेक्सिबल पेमेंट की जो डिज़ाइन पीरियड है वो 20 ईयर तक होती है, देख लेंगे एक बार।
अब देखते हैं लेयर्स ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट की लेयर्स कितनी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है, सॉरी, सबसे पहले आता है सील कोड। सील कोड क्या है? इट इज़ अ थिन सरफेस ट्रीटमेंट यूज टू मेक वाटर प्रूफ द सरफेस एंड प्रोवाइड स्किड रेजिस्टेंस। ये एक थिन सरफेस ट्रीटमेंट है जिसका यूज़ किया जाता है टू मेक द सरफेस वाटर प्रूफ बनाने के लिए और स्किड रेजिस्टेंट बनाने के लिए। रेजिस्टेंस मतलब स्किड ना हो। ठीक है। A pre-mixed sand bitumen seal coat is used over pre-mixed carpet। एक प्री-मिक्स्ड सैंड बिटुमेन सील कोट का यूज़ किया जाता है टॉप पे। सील कोट जो होती है टॉप मोस्ट लेयर होती है। टॉप मोस्ट लेयर। ठीक है, तो ये था सील कोट। सील कोट के बाद देखते आता है टैग कोट। टैग कोट क्या है? इट इज़ अ वेरी लाइट एप्लीकेशन ऑफ asphalt, यूजुअली asphalt emulsion diluted with water। ये है, टैग कोट है asphalt emulsion, मतलब asphalt को वाटर के साथ मिला के अप्लाई कर देना। इट इज़ वेरी लाइट एप्लीकेशन ऑफ asphalt, यूजुअली asphalt emulsion विद diluted वाटर। asphalt को वाटर के साथ मिला के और कुछ emulsion मिला के, ठीक, तो बन जाएगा टैग कोट। इट प्रोवाइड्स प्रॉपर बॉन्डिंग बिटवीन टू लेयर्स। दो लेयर्स के बीच एक प्रॉपर बॉन्डिंग प्रोवाइड करता है टैग कोट, जैसे कि नाम में है टैग। ठीक है। इट प्रोवाइड्स प्रॉपर बॉन्डिंग बिटवीन टू लेयर्स ऑफ बाइंडर कोर्स एंड मस्ट बी थिन, यूनिफॉर्मली कवर द इंटायर एंड सेट वेरी फास्ट। बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है। ठीक है, तो ये दो लेयर्स के बीच एक प्रॉपर बॉन्डिंग प्रोवाइड करता है टैग कोट और यूनिफॉर्मली कवर कर लेता है पूरे दो बाइंडर कोर्स के दो लेयर को। एक प्रॉपर बॉन्डिंग प्रोवाइड करता है और ये थिन होना चाहिए, पूरे सरफेस को इंटायर कवर कर लेता है और बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है। इट सेट वेरी फास्ट। ठीक है, तो ये था टैग कोड। अब देखते हैं प्राइम कोड। प्राइम कोड क्या है? इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ लो विस्कस कट बैक बिटुमेन टू एन एब्जॉर्बेंट सरफेस। एब्जॉर्बेंट सरफेस पे लो विस्कस कट बैक बिटुमेन का एप्लीकेशन को प्राइम कोड बोलते हैं। मतलब प्राइम कोट अगर करना है तो क्या करो, जो कट बैक बिटुमेन है, लो विस्कस का कट बिटुमेन को एब्जॉर्बेंट सरफेस पे अप्लाई कर दो। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्राइमिंग का, वो कैपिलरी वॉइड्स को प्लग करना होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमिंग इज टू प्लग द कैपिलरी वॉइड्स ऑफ द पोरस सरफेस एंड टू बॉन्ड द लूज मिनरल पार्टिकल। ठीक है, जो कैपिलरी वॉइड्स हैं उनको प्लग करना, प्लग कैपिलरी वॉइड्स और टू बॉन्ड लूज मिनरल्स, बॉन्ड मिनरल्स लूज मिनरल्स को बॉन्ड करना। और जो टैग कोट क्या करता था, वो बॉन्ड करता था दो लेयर्स को बाइंडर कोर्स की। और प्राइम कोट क्या करता है? इट बॉन्ड द लूज मिनरल पार्टिकल्स ऑफ द एक्सिस्टिंग सरफेस। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स बॉन्डिंग बिटवीन टू लेयर। दो लेयर की बॉन्डिंग भी ये कर देता है प्राइम कोट। ठीक है, पर जो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? टू सील कैपिलरी वॉइड्स। कैपिलरी वॉइड्स। ओके, तो ये हो गया सील कोट, टैग कोट, प्राइम कोट। अब बाकी देखते हैं सरफेस कोर्स। सरफेस को क्या कोर क्या है, सॉरी, सरफेस कोर्स क्या है? वो चीज़ जो डायरेक्टली कांटेक्ट आती है ट्रैफिक लोड्स के, मतलब टॉप सरफेस। सरफेस कोर्स इज द लेयर विच इज लेयर डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद ट्रैफिक लोड एंड रेजिस्ट प्रेशर एक्सर्टेड बाय टायर्स। और जो वियर एंड टीयर होता है वो इसी पे होता है ड्यू टू ट्रैफिक। ठीक है, तो सरफेस कोर्स इज द लेयर डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद ट्रैफिक लोड एंड रेजिस्ट प्रेशर एक्सर्टेड बाय टायर्स एंड टेक अप वियर एंड टीयर ड्यू टू ट्रैफिक। दे आर यूजुअली कंस्ट्रक्टेड विथ डेंस ग्रेड एसफाल्ट कंक्रीट। इसमें इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या क्या यूज़ होता है? डेंस ग्रेड एसफाल्ट कंक्रीट। ओके, इसका पर्पस क्या होता है? इसका प्रोवाइड करने के लिए टू प्रोवाइड स्मूथ राइडिंग सरफेस। जो ट्रैफिक है उसको एक स्मूथ राइडिंग सरफेस मिले, इसलिए सरफेस कोर्स को प्रोवाइड किया जाता है। इसकी थिकनेस होती है 25 to 50 mm, ये ध्यान रखना है। 25 to 50 mm होती है थिकनेस सरफेस कोर्स की। ठीक है, अब है देखते हैं बियरिंग कोर्स। बियरिंग कोर्स की
बात करें तो क्या है, द स्टेबिलिटी ऑफ बियरिंग कोर्स इज एस्टिमेटेड बाय मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट। बियरिंग कोर्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट से डिटरमाइन की जाती है। मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट के बारे में अपन एक अलग से मिसलेनियस चैप्टर लेंगे, उसमें पूरे सब्जेक्ट में जो एक्स्ट्रा पार्ट थे जो इस पे नहीं दिए गए हैं इस पीडीएफ में, उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो जो स्टेबिलिटी है बियरिंग कोर्स की उसको एस्टिमेट किया जाता है मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट में, वेयर इन ऑप्टिमम परसेंटेज ऑफ बिटुमिनस मटेरियल इज वर्कड आउट बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी डेंसिटी वीएमए एंड वीएफबी। ठीक है, वीएफबी क्या है, वॉल्यूम फिल्ड विथ बिटुमिन, ठीक, एंड वॉल्यूम मिक्स्ड विथ एयर। तो ये अपन मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट में देखेंगे। ठीक है, तो मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट, जो बियरिंग कोर्स की स्टेबिलिटी है वो मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट से पता लगाई जाती है। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट मिसलेनियस चैप्टर में मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट की बात कर लेंगे। अब समटाइम जो प्लेट बियरिंग टेस्ट और बेंकलमैन बीम टेस्ट है उसको भी यूज़ किया जाता है फॉर इवेल्युएटिंग द बियरिंग कोर्स एंड पेमेंट, साथ में है ना। समटाइम प्लेट बियरिंग टेस्ट एंड बेंकल बीम टेस्ट आर ऑल्सो समटाइम मेड यूज फॉर इवेल्युएटिंग द बियरिंग कोर्स। ठीक है, तो मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट इन जनरल यूज़ किया जाता है, पर कभी कभी प्लेट बियरिंग टेस्ट और बेंकलमैन बीम टेस्ट को भी यूज़ कर लिया जाता है फॉर इवेल्युएटिंग बियरिंग कोर्स एंड पेमेंट एज होल। अब देखते हैं बाइंडर कोर्स क्या है। बाइंडर कोर्स, इट कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट having less asphalt and does not require quality as high as the surface course। बाइंडर कोर्स में एग्रीगेट होता है जिसमें एसफाल्ट की वैल्यू कम होती है और इसमें उतनी हाई क्वालिटी नहीं चाहिए जितनी सरफेस कोर्स में चाहिए होती है। ठीक है, बाइंडर कोर्स जनरली करता क्या है, ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। लोड डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी जो थिकनेस होती है 50 टू 100 mm होती है, 50 टू 100 mm। और सरफेस कोर्स की थिकनेस कितनी थी, 25 टू 50 mm। ठीक है, ये था बाइंडर कोर्स। अब देखते हैं बेस कोर्स क्या है। बेस कोर्स क्या है, इट प्रोवाइड एडिशनल लोड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन टू सब सरफेस ड्रेनेज। ये एडिशनल लोड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है, बेस कोर्स प्रोवाइड एडिशनल लोड डिस्ट्रीब्यूशन, ये बाइंडर कोर्स के नीचे होता है। ठीक है, और ये कंट्रीब्यूट करता है सब सरफेस के लिए, सरफेस को ड्रेनेज के लिए, एंड कंट्रीब्यूट टू द सब सरफेस ड्रेनेज। ठीक है, बेस और सब बेस कोर्स आर यूज अंडर फ्लेक्सिबल पेमेंट टू इम्प्रूव लोड थ्रू अ फाइनाइट थिकनेस। बेस और सब बेस कोर्स को फ्लेक्सिबल पेमेंट में यूज़ किया जाता है टू इम्प्रूव लोड थ्रू अ फाइनाइट थिकनेस। ठीक है, तो अपने को ये ध्यान रखना है कि एडिशनल लोड डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, और सब बेस कोर्स में ड्रेनेज होता है उसको, उस पर भी हेल्प करता है, एंड कंट्रीब्यूट टू सब सरफेस ड्रेनेज। ठीक है, सब सरफेस ड्रेनेज पे कंट्रीब्यूट करता है। अब और थोड़ा है बेस कोर्स में। बेस कोर्स आर यूज्ड अंडर रिजिड पेमेंट फॉर प्रिवेंटिंग पंपिंग एंड प्रोटेक्टिंग द सबग्रेड अगेंस्ट फ्रॉस्ट एक्शन। ठीक है, बेस कोर्स और सब बेस कोर्स को फ्लेक्सिबल पेमेंट में किस लिए यूज़ किया जाता था, टू इम्प्रूव द लोड थ्रू फाइनाइट थिकनेस। और बेस कोर्स को रिजिड पेमेंट में क्यों यूज़ किया जाता है, कि वो पंपिंग को प्रिवेंट करे। जो रिजिड पेमेंट में बेस कोर्स को यूज़ किया जाता है ताकि कोई पंपिंग वगैरह ना हो। ठीक है, और सबग्रेड को फ्रॉस्ट एक्शन से बचाने के लिए बेस कोर्स का यूज़ किया जाता है। तो रिजिड पेमेंट में क्या क्या होता है, सबग्रेड होता है, बेस कोर्स होता है, और फिर कंक्रीट स्लैब होता है। तो जो बेस कोर्स है, बेस कोर्स वो पंपिंग को प्रिवेंट करता है और सबग्रेड को फ्रॉस्ट एक्शन से भी प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है सबग्रेड को अगेंस्ट फ्रॉस्ट एक्शन। जो इसकी मिनिमम थिकनेस होती है वो 100 mm होती है रिजिड पेमेंट में, 100 mm। ठीक है, तो ये बात हो गई बेस कोर्स की। अब बात करते हैं सब बेस कोर्स की। इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना होता है और ड्रेनेज को इम्प्रूव करना होता है। तो ये ध्यान रखना है कि ड्रेनेज की बात जब भी कहीं पे आए तो सब बेस कोर्स इम्प्रूव ड्रेनेज। ठीक है, इसकी जो थिकनेस होती है 100 टू 300 mm होती है। बेस कोर्स की थिकनेस कितनी थी, 50 टू 100 mm, और सरफेस कोर्स की थिकनेस थी 25 टू 50 mm। ठीक है, ये था सब बेस कोर्स। अब देखते हैं सबग्रेड या कि सॉइल सबग्रेड, जो कि सबसे नीचे होता है। इट इज़ द बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ द पेमेंट, इट इज़ बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ द पेमेंट बाय विच पेमेंट लोड इज अल्टीमेटली टेकन बाय सॉइल सबग्रेड। ये बॉटम मोस्ट लेयर होती है पेमेंट की, जिससे जो टोटल लोड है ट्रैफिक का, पेमेंट का और
ट्रैफिक का वो सीधे सॉइल में चला जाता है, टेकन बाय द सॉइल सबग्रेड। इसकी मिनिमम थिकनेस होती है 100 mm, 100 mm। ठीक है, तो ये हो गए सारे लेयर्स फ्लेक्सिबल पेमेंट के। तो एक बार अपन सारे लेयर्स यहाँ पे बना लेते हैं। क्या क्या होता है? सबसे पहले होता है सबग्रेड, फिर होता है सब बेस कोर्स, फिर होता है बेस कोर्स, फिर होता है बाइंडर कोर्स, फिर होता है सरफेस कोर्स। ठीक है, फिर आता है टैग कोट, फिर आता है सील कोट। ठीक है, तो ये होता है 100 mm, ये होता है 100 to 300 mm, ये होता है 50 to 100 mm, एंड सरफेस कोर्स होता है 25 to 50 mm। ठीक है, बाइंडर कोर्स भी अराउंड 50 to 100 mm होता है। नहीं, बाइंडर कोर्स तो, हाँ, बाइंडर कोर्स होगा 50 to 100 mm, बेस कोर्स होगा 100 mm क्या अप्रॉक्स, बेस कोर्स होगा अराउंड 100 mm, बाइंडर कोर्स होगा 50 to 100 mm। ठीक है, कितनी लेयर्स होती हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट में, फ्लेक्सिबल पेमेंट में। ठीक है, ये हो गया लेयर्स ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। अब स्ट्रेंथ टेस्ट देखते हैं सॉइल सबग्रेड पे। ठीक है, स्ट्रेंथ टेस्ट फॉर सॉइल सबग्रेड। तो क्या क्या टेस्ट है? प्लेट बियरिंग टेस्ट, ट्राई एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट या कि डायरेक्ट शियर टेस्ट, सीबीआर टेस्ट, डायनेमिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट फॉर इनसाइड कंडीशन। तो ये टेस्ट ध्यान रखने क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब डिज़ाइन फैक्टर फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट। क्या डिज़ाइन फैक्टर है? डिज़ाइन व्हील लोड या कि ट्रैफिक लोड, पेमेंट कंपोनेंट मटेरियल्स कैसे हैं पेमेंट के, क्लाइमेट फैक्टर क्या क्या है, सबग्रेड सॉइल, ड्रेनेज एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, और कॉन्टैक्ट प्रेशर कैसा है। ठीक है, तो क्या क्या डिज़ाइन फैक्टर है? डिज़ाइन व्हील लोड या कि ट्रैफिक लोड, पेमेंट कंपोनेंट मटेरियल, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, सबग्रेड सॉइल, ड्रेनेज एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, और कॉन्टैक्ट प्रेशर। ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं। ये डिज़ाइन व्हील लोड का स्ट्रेस का फॉर्मूला है। आगे कॉन्टैक्ट प्रेशर देखते हैं क्या होता है। बेस्ड ऑन बॉस्नेक्स थ्योरी, ये अपन सॉइल में भी पढ़ेंगे बॉस्नेक्स थ्योरी। कॉन्टैक्ट प्रेशर जो होता है लोड ऑन व्हील अपॉन एरिया ऑफ इम्प्रिंट, लोड अपॉन एरिया ऑफ इम्प्रिंट। ठीक है, रिजिडिटी फैक्टर क्या हो जाएगा? कॉन्टैक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर। रिजिडिटी फैक्टर हो जाएगा कॉन्टैक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर। कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या हो जाएगा? लोड ऑन व्हील, व्हील पे कितना लोड है और एरिया इम्प्रिंट कितना हुआ। मतलब जैसे ये लोड है, व्हील का लोड लगा, तो ये जो एरिया इम्प्रिंट हुआ वो एरिया है, ये एरिया ऑफ इम्प्रिंट। ठीक है, व्हील के पे लोड कितना लगा और एरिया इम्प्रिंट कितना हो, ये हो जाएगा कॉन्टैक्ट प्रेशर। रिजिडिटी फैक्टर क्या हो जाएगा? कॉन्टैक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर, C/T। ठीक है, जो टायर प्रेशर होता है वो रिजिडिटी फैक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि रिजिडिटी फैक्टर क्या होता है? कॉन्टैक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर। ठीक है, अब टायर प्रेशर कॉन्टैक्ट प्रेशर पे कुछ रिलेशंस दिए गए हैं। अगर टायर प्रेशर 7 kg/cm², ये दोनों इक्वल हैं तो रिजिडिटी फैक्टर 1 होगा। टायर प्रेशर बड़ा है तो रिजिडिटी फैक्टर लेस देन 1, टायर प्रेशर लेस देन 7 kg/cm² है तो रिजिडिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1। ओके, रिजिडिटी फैक्टर जो है वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ टेंशन डेवलप्ड इन द बॉल ऑफ द टायर। बॉल ऑफ द टायर में कितने डिग्री ऑफ टेंशन डेवलप किया, इस पर रिजिडिटी फैक्टर डिपेंड करता है। ठीक है, अब कुछ की पॉइंट है। द सीक्वेंस ऑफ लेइंग ए प्लास्टिक रोड, प्लास्टिक रोड को अप्लाई करने के लिए, प्लास्टिक की रोड को बिछाने के लिए सीक्वेंस क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले सेग्रीगेशन, क्लीनिंग, श्रेडिंग। ठीक है, सेग्रीगेट करो, क्लीन करो, श्रेड करो। ठीक है, और जो मेथड ऑफ प्रोपोर्शनिंग मोस्टली यूज फॉर कंक्रीट रिजिड पेमेंट ऑन रोड कंस्ट्रक्शन, उसको IRC 44 बोलते हैं। IRC 44 में दिया गया है मेथड ऑफ प्रोपोर्शनिंग मोस्टली यूज फॉर कंक्रीट रिजिड पेमेंट रोड कंस्ट्रक्शन पे। ठीक है, मेथड ऑफ प्रोपोर्शंस दिया गया है IRC 44 में। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन मेथड्स। ठीक है, एम्पिरिकल मेथड, सेमी एम्पिरिकल या कि सेमी थ्योरेटिकल मेथड और थ्योरेटिकल मेथड।
एम्पिरिकल मेथड कौन कौन से हो गए? जीआई मेथड, सीबीआर मेथड, मैकलोड मेथड, स्टेबिलियोमीटर मेथड, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड है। ठीक है। सेमी एम्पिरिकल सेमी थ्योरेटिकल मेथड, ट्राई एक्सियल टेस्ट मेथड हो गया, ये स्ट्रेस स्ट्रेन फंक्शन पे डिपेंड करता है, बेस्ड है स्ट्रेस स्ट्रेन फंक्शन पे। फिर थ्योरेटिकल मेथड है बर्मिस्टर मेथड, ये मैथमेटिकल मेथड पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना है कौन सा मेथड किस पे बेस्ड है। एम्पेरिकल मेथड जैसे सी बी आर, मैकलॉड, स्टेबिलियोमीटर, सी बी में सी बी आर मेजर ध्यान रखना है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। सेमी एम्पिरिकल सेमी थ्योरेटिकल ट्राई मेथड, ये स्ट्रेस स्ट्रेन फंक्शन पे बेस्ड है। थ्योरेटिकल मेथड बर्मिस्टर मेथड एग्जाम्पल है थ्योरेटिकल मेथड का, ये मैथमेटिकल मेथड पे बेस्ड है। ठीक है, बर्मिस्टर मेथड के देख लेते हैं क्या है। बर्मिस्टर मेथड मैक्सिमम वर्टिकल डिफ्लेक्शन अगर फ्लेक्सिबल प्लेट के लिए, तो मैक्सिमम वर्टिकल डिफ्लेक्शन हो जाएगा 1.5 पी ए अपॉन ई एस इंटू एफ, यह है फ्लेक्सिबल प्लेट के लिए। ठीक है, अगर रिजिड सर्कुलर प्लेट यूज़ हो 30 सेंटीमीटर की इंस्टीड ऑफ फ्लेक्सिबल प्लेट, तब ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन हो जाएगा 1.18 पी ए अपॉन ई एस इंटू एफ। हम नोटेशन देख लेते हैं थोड़ा। ए है रेडियस ऑफ प्लेट, पी है प्रेशर एट डिफ्लेक्शन, ई एस है यंग मॉडुलस ऑफ पेमेंट मटेरियल, और एफ है डिफ्लेक्शन फैक्टर। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, रिजिड प्लेट के 1.18 और फ्लेक्सिबल प्लेट के लिए 1.5। ठीक है, एम एस डब्ल्यू आर डी जेई में हाँ भी चुका है। जो डिफ्लेक्शन फैक्टर की वैल्यू है वो डिपेंड करती है जेड बाई ए रेशियो पे, और इसको डिटरमाइन करते हैं चार्ट से। ठीक है, एंड इट इज डिटरमाइन बाय यूजिंग चार्ट। ठीक है, तो ये हो गया बर्मिस्टर मेथड। अब देखते हैं ग्रुप इंडेक्स मेथड क्या होता है। ग्रुप इंडेक्स मेथड की अपने को फॉर्मूला याद ही है, 0.2 ए प्लस 0.005 ए सी प्लस 0.01 बी डी। ठीक है, जहाँ पे ए होता है P-35, बी होता है P-15, सी होता है WL-40, डी होता है IP-10, मतलब 35, 15, 40, 10। ये जो ए और बी होगा लेस देन 40 होगा, सी और डी होगा लेस देन 20 होगा। पी क्या है? परसेंटेज फाइनल पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सी। ठीक है, जीआई की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 20 है और जीरो मिनिमम वैल्यू है, मतलब जीआई के जो ग्रुप इंडेक्स है वो 0 से 20 तक वेरी करता है। ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है सबग्रेड डिज़ाइन और सॉइल क्लासिफिकेशन के लिए। अपन सॉइल में भी ग्रुप इंडेक्स मेथड देखते हैं, तो इसका यूज़ किया जाता है सबग्रेड डिज़ाइन में और सॉइल क्लासिफिकेशन में। ये ये टेबल अपने को ध्यान रखनी है, हमेशा पूछी जाती है। अगर ग्रुप इंडेक्स वैल्यू 0 से 1 है तो सॉइल की क्वालिटी बढ़िया है, 2 से 4 है तो फेयर है, अगर ग्रुप इंडेक्स वैल्यू 5 से 9 है तो पुअर है, एंड 10 से 20 है तो वेरी पुअर। मतलब जैसे जैसे ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी सॉइल की क्वालिटी घटती जाएगी। ग्रुप इंडेक्स वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉइल क्वालिटी। ठीक है, 0 से 1 है तो गुड, 2 से 4 है तो फेयर, 5 से 9 है तो पुअर, और 10 से 20 है तो वेरी पुअर। ठीक है, अब देखते हैं सीवीआर मेथड। सीवीआर मेथड रिकमेंडेड बाय आईआरसी। तो सीवीआर मेथड पे पेमेंट थिकनेस का फार्मूला दिया गया है, ये अपने को ध्यान रखना है क्योंकि डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। √1.75 पी अपॉन सी बी आर माइनस पी अपॉन पी वन बाई पाई, या कि दूसरी तरह से लिख सकते हैं 1.75 पी अपॉन सी बी आर माइनस ए बाई पाई। ठीक है, ये एप्लीकेबल तभी है जब सी बी आर की वैल्यू 12% से कम हो, लेस दैन 12%। ठीक है, पी है व्हील लोड, पी टी है टायर प्रेशर, और ए है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब मॉडिफाइड सी बी आर मेथड देखें तो ये इस मॉडिफाइड सी बी आर मेथड का यूज़ किया जाता है नंबर क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सल निकालने के लिए। ठीक है, तो इसकी जो नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सल वो निकालेंगे इस फार्मूले से, 365 ब्रैकेट में 1+r/100 माइनस 1 ADF अपॉन r/100 ए क्या है? नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल पर डे। ए को भी कभी कभी डायरेक्ट नहीं दिया जाता, निकालना पड़ जाता है, तो P1+r/100 एक्स क्या है? नंबर ऑफ पीयर्स बिटवीन लास्ट काउंट एंड कंप्लीशन। लास्ट काउंट कब हुआ था और कंप्लीशन ऑफ पेमेंट कंस्ट्रक्शन कब हुआ था, उनके बीच के नंबर ऑफ ईयर्स को एक्स बोलते हैं। ठीक है, पी है नंबर ऑफ व्हीकल पर डे एट लास्ट काउंट। ठीक, एफ है व्हीकल डैमेज फैक्टर, एन है डिज़ाइन लाइफ जो इन जनरल 10 से 20 ईयर होती है और दिया रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, आर है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक जो कि इन जनरल 7.5% होता है, डी है लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है, तो ये हो गया
CBR मेथड आप देखते हैं, मैकलॉड मेथड, हालांकि मैकलॉड मेथड इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। मैकलॉड मेथड T इज इक्वल टू के लॉग P बाई एस, के है बेस कोर्स कांस्टेंट, एस है सबग्रेड रिएक्शन। फिर है कैलिफोर्निया रेजिस्टिंग वैल्यू मेथड, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार फार्मूला इसको देख रहेंगे। के टी आई है 90 माइनस आर सी पावर 1/5। टी आई है ट्रैफिक इंडेक्स जिसकी वैल्यू होती है 1.35, PWL पावर 0.11। ध्यान रखना, तो ये ध्यान रख सकते हैं, इसको पूछ सकता है। 1.35 PWL पावर 0.11। के है कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 1.66 ले लेते हैं। सी है कोहेशन मीटर वैल्यू, आर है स्टेबिलोमीटर रेजिस्टिंग वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं ट्राई एक्सियल मेथड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ट्राई एक्सियल मेथड T इज इक्वल टू अंडर रूट 3px बाई 2 पाई ई एस डेल्टा, 3px बाई 2 पाई ई एस डेल्टा माइनस ए स्क्वायर, एंड ये जो E है यहाँ पे गड़बड़ है, ये बाहर होगा। ठीक है, ई एस बाई ई पी पावर 1/3। ठीक है, ई एस और ई पी जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबग्रेड और पेवमेंट की। वाई है रेनफॉल डेथ, एक्स है ट्रैफिक कोएफिशिएंट। ठीक, क्वेश्चन में ये सारी वैल्यूज दी रहेंगी। डेल्टा डिफ्लेक्शन, ई एस है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अपन ने देखा ही। ठीक है, ये है रेडियस। अब देखते हैं रिजिड पेमेंट डिज़ाइन मेथड, यहाँ तक तो था फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन मेथड, अब देखते हैं रिजिड पेमेंट का डिज़ाइन मेथड। रिजिड पेमेंट हैव लोड कैरिंग कैपेसिटी मेनली ड्यू टू रिजिडिटी एंड हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। रिजिड पेमेंट में जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है मेनली होती है क्योंकि उसमें रिजिडिटी होती है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हाई होती है। सबसे पहले रिजिड पेमेंट में मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन देखते हैं के। वेस्टरगार्ड का यूज़ किया जाता है रिजिड प्लेट, वेस्टरगार्ड यूज रिजिड प्लेट ऑफ डायमीटर 75 सेंटीमीटर टू फाइंड मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। वेस्टरगार्ड यूज़ करता है स्टैंडर्ड प्लेट 75 सेंटीमीटर डायमीटर का मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन को फाइंड करने के लिए। ठीक है, वेट अ सेकेंड। ओके, तो उसका एक फार्मूला ने वेस्टरगार्ड ने दिया कि के इज इक्वल टू पी बाई डेल्टा, डेल्टा जो हो जाएगा वो होगा 0.125। ठीक है, इसकी जो यूनिट होगी केजी पर सेंटीमीटर क्यूब में होगी। ठीक है, पी है कॉन्टैक्ट प्रेशर, डेल्टा है डिस्प्लेसमेंट, डिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर 75 सेंटीमीटर का प्लेट ना यूज़ करके अपन 30 मीटर का प्लेट यूज़ करें तो उसका कुछ रिलेशन आता है 0.4 30 सेंटीमीटर। सबग्रेड रिएक्शन एट 75 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.4 इंटू सबग्रेड रिएक्शन एट 30 सेंटीमीटर। थ्योरेटिकली ये रिलेशन है। ठीक है, अब देखते हैं रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ स्लैब टू सबग्रेड। इसका एक फार्मूला है EH³ अपॉन 12 के 1 माइनस म्यू स्क्वायर पावर 1/4, ये पावर 1/4 ध्यान रखना है। ठीक है, ये है रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। ये कुछ फार्मूला है जिसको डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि ये इसमें फार्मूला, इसके फार्मूला न्यूमेरिकल में पूछ लेता है, छोटे मोटे न्यूमेरिकल बना के। एल है रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, ई है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट, म्यू है पॉइजंस रेशियो ऑफ कंक्रीट 0.15, एच है सीमेंट कंक्रीट स्लैब थिकनेस, सीमेंट कंक्रीट की स्लैब थिकनेस एच है। ठीक है, म्यू है पॉइजंस रेशियो सीमेंट कंक्रीट की 0.15 जनरली होती है, नहीं तो अदरवाइज क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं इक्विवेलेंट एरिया ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन, इसको बी से डिनोट करते हैं। अगर रेडियस लेस देन 1.724 एच है तो बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट 1.6 ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 0.675 एच पर अगर ये रेडियस ग्रेटर देन 1.724 एच है तब बी रेडियस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर लेस देन है तो अंडर रूट 1.6 ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 0.675 एच। अगर रेडियस ग्रेटर देन 1.724 एच है तो जो इक्विवेलेंट एरिया ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन है वो इक्वल हो जाएगा रेडियस के। ठीक है, अब देखते हैं क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस। तो उससे पहले थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं। हम्म, तो समर मिड डे में देखते हैं क्रिटिकल कॉम्बिनेशन क्या होगा। एज पे होगा समर समर मिड डे में, एज पे देखें तो होगा लोड स्ट्रेस होगा, वार्पिंग स्ट्रेस होगा और माइनस फ्रिक्शनल स्ट्रेस। फर्स्ट टू आर टेंसाइल वाइल फ्रिक्शनल स्ट्रेस आर कंप्रेसिव। लोड स्ट्रेस वार्पिंग स्ट्रेस टेंसाइल है और फ्रिक्शनल स्ट्रेस कंप्रेसिव है। ठीक है, ये क्रिटिकल कॉम्बिनेशन स्ट्रेस है एज रीजन पे जब समर मिड डे पे। अब विंटर मिड डे पे देखते हैं एज पे क्या होगा, लोड स्ट्रेस प्लस वार्पिंग स्ट्रेस प्लस फ्रिक्शनल स्ट्रेस। अब समर मिड नाइट पे देखते हैं, अभी तो मिड डे में देखें, अब समर मिड नाइट पे
कॉर्नर पे देखते हैं, अभी एज पे देख रहे थे ना, तो लोड स्ट्रेस प्लस वार्पिंग स्ट्रेस, कॉर्नर पे फ्रिक्शनल स्ट्रेस नहीं आएगा। लोड स्ट्रेस जो एज रीजन पे होता है वो इंटीरियर से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अपने को, स्ट्रेस जो कॉर्नर पे होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, स्ट्रेस एट कॉर्नर ग्रेटर देन स्ट्रेस एट एज ग्रेटर देन स्ट्रेस एट इंटीरियर। कॉर्नर पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है, फिर एज पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है, फिर इंटीरियर पे सबसे कम स्ट्रेस होता है, ठीक है। स्ट्रेस एट कॉर्नर ग्रेटर देन स्ट्रेस एट एज ग्रेटर देन स्ट्रेस एट इंटीरियर। अब ये कुछ की पॉइंट्स दिए गए, मार्शल टेस्टिंग बिटुमिनस मिक्सेस एज द बिटुमिन कंटेंट इंक्रीज फ्लो वैल्यू इंक्रीजेस मोनोटोनिकली, इसके कुछ ग्राफ्स हैं ये अपन देखेंगे, ठीक है, मिसलेनियस चैप्टर पे। लो बिटुमिन कंटेंट कॉज रेवलिंग इन बिटुमिनस पेमेंट, लो बिटुमिन कंटेंट अगर होगा बिटुमिनस पेमेंट उसकी वजह से रेवलिंग हो जाएगी बिटुमिनस पेमेंट में। बिल्टअप स्प्रे ग्राउट यूज़ किया जाता है फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जिस्टिंग बिटुमिनस पेमेंट, ठीक है। बिल्टअप स्प्रे ग्राउट इज यूज फॉर स्ट्रेंथनिंग existing bituminous pavement. Reflection cracking is observed in bituminous overlay over cement concrete surface. And according to IRC, the critical compressive strain occurs on top of subgrade layer. ये कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखते हैं डिज़ाइन ऑफ जॉइंट इन कंक्रीट पेवमेंट। जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं कंक्रीट पेवमेंट में, अब ये देख लेते हैं। तो जॉइंट जो होते हैं दो तरह के होते हैं, ट्रांसफर जॉइंट, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। ट्रांसफर जॉइंट में क्या चार तरह के जॉइंट होते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट, कंट्रैक्शन जॉइंट, वार्पिंग जॉइंट एंड कंस्ट्रक्शन जॉइंट। और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, ठीक है। दो तरह के होते हैं, ट्रांसफर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, और ट्रांसफर्स में चार तरह के जॉइंट्स होते हैं। तो अपन देखते हैं कौन कौन से जॉइंट कैसे कैसे हैं। ट्रांसफर जॉइंट के ये देखिए, एक्सपेंशन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, ये फिर एक्सपेंशन जॉइंट, और ये है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, ठीक है। तो ये तो होगा ट्रांसफर जॉइंट और ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। अब देखते हैं एक्सपेंशन जॉइंट क्या होता है। इसको लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है टू अलाउ एक्सपेंशन ऑफ पेमेंट, ठीक है। इट प्रोवाइड अक्रॉस द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन टू अलाउ एक्सपेंशन ऑफ पेमेंट ड्यू टू राइज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने से पेमेंट के एक्सपेंशन को अलाउ करने के लिए एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड किया जाता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, ठीक है। ट्रांसफर जॉइंट प्रोवाइड किया जाएगा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। इट इज़ प्रोवाइडेड इफ द लेंथ ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर एक्सीड 45 मीटर, ये तब प्रोवाइड किया जाएगा अगर लेंथ ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर 45 मीटर से ज़्यादा है, ठीक है। जॉइंट इंटरवल की बात करें तो स्लैब अगर विंटर में है तो जॉइंट इंटरवल होगा 50 टू 60 मीटर में जॉइंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर समर में है तो जॉइंट 90 टू 120 मीटर में प्रोवाइड किए जाएंगे। विंटर में 50 टू 60 और समर में 90 टू 120 मीटर। गैप कितना देना है, 20 टू 25 मीटर तक का गैप देना है। डबल बार का पर्पस क्या होता है, यहाँ पे अपन ने डबल बार भी देखा, ये है डबल बार्स। डबल बार का पर्पस क्या होता है, to transfer the load between two concrete slab and to keep the two slab in same height। डबल बार का पर्पस होता है लोड ट्रांसफर करना बिटवीन टू स्लैब और दोनों को एक सेम हाइट में मेंटेन रखना, ठीक है। एज पर आईआरसी रफ इंटरफेस स्पेसिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन 140 मीटर। आईआरसी के अकॉर्डिंग जो रफ इंटरफेस है, फॉर रफ इंटरफेस के लिए जो स्पेसिंग है वो 140 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फॉर रफ इंटरफेस द स्पेसिंग शुड नॉट बी ग्रेटर दैन 140 मीटर। तो ये था एक्सपेंशन जॉइंट। अब देखते हैं कंट्रैक्शन जॉइंट क्या होता है। इसका पर्पस होता है टू अलाउ द स्लैब कंट्रैक्शन ड्यू टू फॉल इन स्लैब टेम्परेचर बिलो द कंस्ट्रक्शन टेम्परेचर, ठीक है। कंट्रैक्शन जॉइंट का कंस्ट्रक्शन जॉइंट प्रोवाइड कराया जाता है ताकि जो स्लैब कंस्ट्रक्शन हो सके अगर टेम्परेचर कंस्ट्रक्शन टेम्परेचर से बिलो गिर जाता है तो। इट्स पर्पस इज टू अलाउ द स्लैब कंस्ट्रक्शन ड्यू टू फॉल इन स्लैब टेम्परेचर बिलो द कंस्ट्रक्शन टेम्परेचर। इन दिस जॉइंट मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड द सबग्रेड फ्रिक्शन। इस जॉइंट की वजह से जो सबग्रेड फ्रिक्शन में मूवमेंट होता है उसको रेस्ट्रिक्ट करता है। इन दिस जॉइंट मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड द सबग्रेड फ्रिक्शन। एज पर IRC मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ दिस जॉइंट इज 4.5 मीटर in plain cement concrete slab and 14 मीटर in RCC slab of thickness 20 सेंटीमीटर। IRC के अकॉर्डिंग जो इन जॉइंट्स की मैक्सिमम स्पेसिंग होगी 4.5 मीटर होगी प्लेन सीमेंट कंक्रीट स्लैब में एंड 14 मीटर होगी RCC स्लैब में। RCC स्लैब कौन सा, ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो पीसीसी में 4.5 मीटर, आरसीसी में 14 मीटर की स्पेसिंग होगी। स्पेसिंग की बात करें कंस्ट्रक्शन जॉइंट की, तो जब रेनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड किया गया मतलब कि पीसीसी के केस में, तो जो स्पेसिंग निकालेंगे वो होगा 2 × 10⁴ SC अपॉन WF। अब नोटेशन देख लेते हैं क्या है। LC है स्पेसिंग बिटवीन कंस्ट्रक्शन जॉइंट, SC है अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेंथ इन कंक्रीट जो कि 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेंथ है, सिग्मा भी लिख सकते हैं। अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस इन सीमेंट कंक्रीट जो कि 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन जनरल होगा, नहीं तो न्यूमेरिकल में दिया रहेगा। अपॉन W/F। W क्या है? यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट है, और F क्या है? कोफिशिएंट ऑफ सबग्रेड फ्रिक्शन है। ठीक है, W है यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट जो कि 2400 kg पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इन जनरल ये लेना है, अदरवाइज न्यूमेरिकल में दिया रहेगा क्वेश्चन में। कोफिशिएंट ऑफ सबग्रेड फ्रिक्शन को 1.5 लेना है, नहीं तो अदरवाइज क्वेश्चन में दिया रहेगा। और जब रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है आरसीसी केस में, तो स्पेसिंग होगा 200 AS SS BH WF। SS क्या है? वही अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्टील में 1400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, अदरवाइज क्वेश्चन में दिया रहेगा। AS है टोटल एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, तो अपने को ये फार्मूला ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट स्पेसिंग पूछ लेता है, ये और ये। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। अब देखते हैं वार्पिंग और हिंज जॉइंट। वार्पिंग जॉइंट जो प्रोवाइड किया जाता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है टू प्रिवेंट वार्पिंग ऑफ कंक्रीट स्लैब ड्यू टू टेम्परेचर एंड सबग्रेड मॉइस्चर वेरिएशन। टेम्परेचर और सबग्रेड मॉइस्चर वेरिएशन की वजह से वार्पिंग जॉइंट प्रोवाइड करते हैं कंक्रीट स्लैब में लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। ठीक है, ये हो गया वार्पिंग जॉइंट। आप देखते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या होता है। इट इज़ प्रोवाइडेड व्हेन एवर द कंस्ट्रक्शन वर्क स्टॉप टेम्परेरी। जब कभी भी कंस्ट्रक्शन का काम टेम्परेरी बेसिस पे स्टॉप कर दिया जाए, मतलब अभी होगा कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए, टेम्परेरीली स्टॉप कर दिया कंस्ट्रक्शन वर्क, तब कंस्ट्रक्शन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। कंस्ट्रक्शन जॉइंट डायरेक्शन कुड बी इधर अलोंग द ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। इसको किसी भी डायरेक्शन में दिया जा सकता है जहाँ पे भी वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो, टेम्परेरीली रोक दिया गया हो। कंस्ट्रक्शन जॉइंट कुड बी इधर अलोंग द ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। ठीक है, ये ट्रांसफर डायरेक्शन में भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी हो सकता है। अब देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट क्या होता है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा रफ कर ले। लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट प्रोवाइड किया जाता है लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग को प्रिवेंट करने के लिए। प्रिवेंट लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग इन द सेंटर ऑफ पेमेंट। सेंटर ऑफ पेमेंट में जो लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, ये तब प्रोवाइड किया जाता है जब कंक्रीट पेमेंट की विड्थ 4.5 मीटर से ज़्यादा हो। ठीक है, इट प्रोवाइडेड व्हेन कंक्रीट पेमेंट विथ ग्रेटर देन 4.5 मीटर। इट अलाउड डिफरेंशियल श्रिंकिंग swelling due to rapid change in moisture under edge than the center of the road। ये अलाउ करता है डिफरेंशियल श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग किसकी वजह से? ड्यू टू रैपिड चेंज इन मॉइस्चर अंडर एज देन सेंटर ऑफ रोड। जब एज पे मॉइस्चर चेंज बहुत तेज़ी से हो रहा हो कंपेयर टू सेंटर, रोड के सेंटर पे, तो ये डिफरेंशियल श्रिंकेज और स्वेलिंग अलाउ करता है ये जॉइंट। ठीक है, टाई बार्स इसमें यूज़ किया जाता है अक्रॉस द लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट। ठीक, टाई बार्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। टाई बार्स यूज्ड अक्रॉस द लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट। Longitudinal joints with tie bars hinges and help to relieve part of warping stress in cement concrete pavement। Longitudinal joints tie bars के साथ हेल्प करता है वार्पिंग स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। ठीक है, longitudinal joints with tie bars as hinges and helps to relieve part of warping stress in cement concrete pavement। relieve part of warping stress को कुछ हद तक रिलीव कर देता है। टाई बार्स का यूज़ लोड ट्रांसफ़र के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे नाम में टाई है तो टाई बार्स का यूज़ सिर्फ पकड़ के रखने का काम होता है, लोड ट्रांसफर का काम नहीं होता टाई बार्स का। टाई बार्स आर नॉट डिजाइन टू एक्ट एस लोड ट्रांसफर। ठीक है, लेंथ ऑफ टाई बार कितने हो जाएगी? 2 AS SS P/SB। ठीक है, AS है π/4D², P है 2πD। ठीक है, SS है अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस, SB है अलाउबल बॉन्ड स्ट्रेस, D है डाया ऑफ टाई बार, P है पेरीमीटर, L है लेंथ, AS है एरिया ऑफ टाई बार। ठीक है, ये हो गया लेंथ ऑफ टाई बार। अब कुछ स्ट्रेस है दिए गए हैं प्लेन टाई बार और परफॉर्म बार पे।
तो टेंसाइल स्ट्रेस कितना होगा प्लेन टाई बार पे 1250, परफॉर्म बार पे 2000, बॉन्ड स्ट्रेस कितना होगा 17.5, परफॉर्म बार पे 24.6। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ध्यान रखने के लिए। In case of pavement design of tie bars, in case of pavement design, tie bars resist tensile stress and double bar resist bearing stress. Okay. In case of pavement design of tie bars are resist टेंसाइल स्ट्रेस, पेमेंट डिज़ाइन के केस में टाई बार जो है वो टेंसाइल स्ट्रेस को रेजिस्ट करेगा और डबल बार जो है वो बियरिंग स्ट्रेस को रेजिस्ट करेगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है, ये लास्ट वाली लाइन। ओके, तो इन केस ऑफ पेमेंट डिज़ाइन टाई बार रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस एंड डबल बार रेजिस्ट बियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे अपना पेमेंट डिज़ाइन कंप्लीट होता है। तो हाईवे इंजीनियरिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस एक चैप्टर अपन मिसलेनियस चैप्टर ले लेंगे, उसमें थोड़ा जो एक्स्ट्रा चीज़ रह गई है जैसे मार्शल स्टेबिलिटी जैसी चीज़ें उसको कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।